Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss the syllabus of class 10th, particularly from science subject, which is recommended by J.K. Bose. ठीक है, तो जो आपका साइंस का कंपोनेंट है, ये इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये कंपोनेंट्स कंप्राइजेज होते हैं 26 मार्क्स, 26 मार्क्स एंड 28 मार्क्स के। इट मीन्स कि जो आपका फिजिक्स होगा वो 26 मार्क्स का होगा, जो आपका केमिस्ट्री होगा वो आपका 26 का होगा, और जो बायोलॉजी होगा वो आपका 28 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें जो आपको मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, लेकिन जो आपका थ्री होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, लेकिन जो इंटरनल होगा वो आपका 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे पास 100 मार्क्स। ठीक है, इसमें जो आपको पेपर में टाइम होगा वो 3 आवर्स का होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का जो सेक्शन 1 आपका है, दैट इज़ द सिलेबस ऑफ फिज़िक्स। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका जो है 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें आपने टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पढ़ना है। मिरर फार्मूला पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, और मैग्नीफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने हैं, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशंस पढ़नी है, इसकी लेंस फार्मूला पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। इसके अलावा जो मैग्नीफिकेशन है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपने पढ़ना है पावर ऑफ लेंस, और इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, और चलते हैं हम जो यूनिट नंबर 2 है इसका फिज़िक्स का, ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो यूनिट नंबर 2 है दैट इज़ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ना है, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, जो विजन के डिफेक्ट्स होते हैं और उनकी करेक्शन कैसे होती है। ठीक है, ग्लास प्रिज्म में पढ़ना है आपने, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन को भी पढ़ना है। इसके अलावा जो इसमें लास्ट ये टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ना है। सो जो फिज़िक्स में आपका जो यूनिट नंबर 2 है ये कितने मार्क्स का है, ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलते हैं हम जो यूनिट नंबर 3 है फिज़िक्स का दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। जो आपकी बिजली है वो आपकी 6 मार्क्स की है। ठीक है, इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये पढ़ना है, ओम्स लॉ और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़नी है, रेजिस्टेंस और इसकी डिपेंडेंस पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो सीरियल और पैरेलल में होते हैं वो पढ़ने हैं। इसके अलावा आपने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसका लास्ट टॉपिक है, इसमें आपने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, और इसके ऊपर भी आपने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, ये 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 आता है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपने पढ़ना है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस पढ़नी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट। ठीक है, ये पढ़ना है, स्ट्रेट पढ़नी है, कॉयल जो लूप होता है वो पढ़ना है, सॉलिनॉइड पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सारे टॉपिक्स आपने किस में पढ़ने हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जो कि आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद इसमें 5th वाला जो चैप्टर है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा, ये 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें आप पढ़ना है आपने वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स पढ़ना है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसमें क्या क्या आता है, बायोमास और विंड एनर्जी, इसको भी आपने पढ़ना है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी पढ़ना है, एनर्जी फ्रॉम सी ये पढ़ना है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी आता है, ये पढ़ना है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, ये पढ़ना है। उसके बाद इसमें लास्ट जो टॉपिक है दैट इज लास्टिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका सारा कंपोनेंट हो गया किसका, फिजिक्स का। ठीक है,
तो फिज़िक्स में ओवरऑल आपके कितने यूनिट्स हो गए, 5 यूनिट्स, और इसका जो आएगा आपका 26 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन 2 पे चलते हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री भी आपका 26 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें जो यूनिट 1 है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, आपने पढ़ना है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइप्स आती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी आपने पढ़ना है। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपके 2 टॉपिक्स आते हैं, दैट इज रेंसिडिटी एंड करोजन, ठीक है। तो ये आपका आ गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 आता है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, अर्ली अटेम्प्ट्स रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक डॉबर्नियर, ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावीज, ये पढ़ना है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी और उसकी लिमिटेशंस क्या थी, ये भी पढ़ना है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनकी वैलेंसी पढ़नी है, एटॉमिक साइज पढ़ना है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसमें, ठीक है। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपका कितने मार्क्स का है, ये आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद इसमें यूनिट नंबर 3 आता है, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपने पढ़ना है बॉन्डिंग कार्बन में कैसे होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन के एलोट्रोप्स वो पढ़ने हैं, वर्सटाइल नेचर जो कार्बन का होता है वो पढ़ना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चेन्स पढ़नी है, ब्रांचेस एंड रिंग्स ये भी पढ़ना है, होमोलॉगस सीरीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स का। इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। और इसमें आ जाता है आपका कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी रिएक्शंस आ जाती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड लाइक ईथेन पढ़ना है, इथेनोइक एसिड पढ़ना है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है किसकी, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इनकी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा जो हम सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं उसको भी आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपका 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 3 केमिस्ट्री का। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 जो है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें आपने पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, और मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स की, लाइक एक्शन विद वाटर, एयर, एसिड, साल्ट, रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी है मेटल्स की, काज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ये पढ़ना है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, हम उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ओर्स के बारे में पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अकॉर्डिंग्स विद एक्टिविटी सीरीज से हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा हम मेटल को रिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक है दैट इज़ करोजन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंशन, करोजन क्या होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो यूनिट नंबर 5 है दैट इज़ एसिड बेसिस एंड साल्ट, ये आपका जो है ये 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें आपने पढ़ना है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एसिड्स की, बेसिस की। अच्छा उसमें आपने पढ़ना है मेटल्स के साथ क्या एक्शन होता है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ क्या होता है, मेटेलिक एसिड्स पढ़ने हैं, नॉन मेटेलिक एसिड्स पढ़ने हैं, और बेसिस भी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा सिमिलैरिटीज़ क्या होती है एसिड और बेसिस में, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, इनकी स्ट्रेंथ पढ़नी है, पीएच जो पीएच है वो पढ़ना है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो भी पढ़ना है, ठीक है। और इसमें लास्ट टॉपिक आता है आइडिया ऑफ साल्ट, साल्ट क्या होता है, उनकी फैमिलीज़ पढ़नी है, पीएच पढ़ना है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड साल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारे टॉपिक्स आपने इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आ गए आपके 5 यूनिट केमिस्ट्री के, और जो एसिड बेसिस साल्ट है ये आपका 5 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपके केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। चलते हैं हम सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। जो सेक्शन 3 है ये बायोलॉजी का पोर्शन है, ये आपका 28 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला यूनिट है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
और एनिमल्स अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये भी आपने पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये चैप्टर है ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यूनिट 2 है, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा नर्वस टिश्यू, हाउ डज नर्वस टिश्यू काज एक्शन, ये भी आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इंटरमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये भी पढ़ना है। हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये भी पढ़ना है आपने इस चैप्टर में, दैट इज़ यूनिट 2, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो सो ओवरऑल जो ये रहेगा आपका चैप्टर, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो यूनिट नंबर 3 है, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो वेरिएशंस होती हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, वो पढ़ना है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या क्या मोड्स है रिप्रोडक्शन के, जैसे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होता है, जैसे फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स इसी में पढ़ने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ना है वाई द सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है कैसे होता है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, कैसे होता है। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फीमेल वाला कैसा होता है, वो पढ़ना है। इसके अलावा व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा हेल्थ के टॉपिक्स भी इसमें आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो चैप्टर है आपका ये 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें 4th यूनिट आते हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, हेरिडिटी ट्रेट्स, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडलीव्स का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, वो पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स जो इनहेरिट होती है उसके बारे में पढ़ना है। स्पेसिएशन के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, ट्रेसिंग, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ना है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन कैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, इसके बारे में भी इस वाले चैप्टर में आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको आगे भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हमारा जो 5th चैप्टर है, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, वेस्ट से क्या होता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, फूड चेन, फूड वेब, वो पढ़ना है। एक्टिविटीज़ इफेक्ट द, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है, वो डिप्लीट कैसे होती है वो भी पढ़ना है, और हमें अपने गार्बेज को कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो आवर एनवायरनमेंट है ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद 6th यूनिट है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करें, ठीक है, और हमें ज़रूरत क्यों पड़े कि हम रिसोर्सेज को मैनेज करें, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट्स के बारे में पढ़ना है, डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, कोल और पेट्रोलियम में भी इस चैप्टर में आपने पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हम उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, एक ओवरव्यू आपने इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पोर्शन था वो सारा डिस्कस कर लिया मैंने इस जो वीडियो में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन होगा वो 26 का होगा, फिजिक्स भी आपका 26 का होगा, और जो बायोलॉजी होगा वो आपका 28 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है क्लास 10th का साइंस का पोर्शन उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर लेक्चर। सो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप तक इजीली पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।